नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राजधानी रांची में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। नए हाईकोर्ट का 165 एकड़ परिसर क्षेत्र में मामले में देश में सबसे बड़ा है। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवघर झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन किए और सभी देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायपालिका में आदिवासी समाज के लिए मांगा आरक्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायपालिका सर्विस में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण की मांग की। आदिवासी समाज के लिए प्रावधानों में संशोधन के लिए आग्रह किया। झारखंड उच्च न्यायालय के उद्घाटन समारोह में CM हेमंत सोरेन ने न्यायपालिका में आदिवासी समाज के लिए आरक्षण की मांग की है। मुख्यमंत्री ने जेल में बंद गरीब कैदियों के मामले को भी लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सीनियर जुडिशियल सर्विस में आदिवासी समाज के लोगों की संख्या नगण्य है। इसका कारण है कि उच्च न्यायपालिका की व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। चूँकि उच्च न्यायपालिका की व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए राज्य में भी इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए आदिवासी समाज को इसमें आरक्षण नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं झारखंड जैसे आदिवासी राज्यों के लिए जुडिशियल सर्विस में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करने का आग्रह करता हूं। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ कई लोग मौजूद थे। 31 मई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक आने वाले 31 मई को शाम 5 बजे होगी। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बता दें कि यह बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन मंत्री परिषद कक्ष में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इससे पहले 17 अप्रैल को हेमंत कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई थी। इसमें 20 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली थी। कैबिनेट की बैठक में कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने नियुक्ति विज्ञापन वापस ले लिया था। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रद्द किए गए नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में सरकार ने आदेश वापस ले लिया था। झारखंड के कई जिलों में हो सकती है बारिश, लेकिन गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मीडिया की खबरों को माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने संभावना जताया है कि बुधवार यानी 27 मई तक झारखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके यानी देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज में गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। 27 मई तक आसमान में आंशिक बादल रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन तमाम कयासों के बाद भी तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 14 जून तक आधार अपडेट करने पर नहीं देना होगा कोई फीस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड होल्डर्स के लिए समय समय पर कई तरह की सर्विस लेकर आती रहती हैं। UIDAI ने 14 जून 2023 तक आधार में किसी तरह का बदलाव करवाने पर या अपडेट करने पर किसी भी तरह का कोई फीस नहीं लेने का निर्णय लिया है। आमतौर पर आधार में किसी भी इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, लिंक, फ़ोटो, मोबाइल नंबर को अपडेट कराने पर 50 रुपये का फ़ीस देना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल इसे UIDAI ने फ्री कर दिया है। बता दें कि अगर आप निःशुल्क आधार अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए माई आधार पोर्टल पर विज़िट करें।
अगर आप आधार सेंटर जाकर जानकारी अपडेट करवाते हैं तो आपको इसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि UIDAI ने लोगों के लिए यह सुविधा की शुरुआत की इसलिए की है ताकि 10 साल से ज़्यादा पुराने आधार कार्ड में लोग मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि जैसी जानकारी अपडेट करवा सकें। गूगल पे ने UPI सपोर्ट वाला नया रुपे क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च। गूगल पे ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड एकीकरण को सक्षम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के साथ सहयोग किया है। अब उपयोगकर्ता के पास अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को गूगल पे के साथ लिंक करने का विकल्प है, जिससे वे रुपे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यापारियों पर आसानी से भुगतान कर सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने घोषणा की है कि यह सुविधा अब एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना इस बार घर पर नहीं होगी दस्तक। जब भारत में अगली जनगणना होगी तो आप घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए एक पोर्टल पर एक प्रश्नावली भरेंगे और गणना करने वाला आपके भरे हुए फॉर्म को अपने मोबाइल के ज़रिए डिजिटली भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय यानी ORG भेज देगा। इस बात की पूरी संभावना है कि इस तरह अगली जनगणना के आंकड़े बेहद जल्दी जारी किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया गणना करने वालों की घर घर जाकर लंबे फॉर्म भरने की पारंपरिक छवि से बिल्कुल अलग होगी। जनगणना की प्रक्रिया 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण से इसमें देरी हो गई। अब जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत देश भर के लगभग 33 करोड़ परिवारों की अनुमानित 136 करोड़ आबादी का डेटा एकत्र किया जाएगा। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 522 नए मामले। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों मौसम में बदलाव के कारण थोड़ी तेज़ी दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर इस पर काबू होता नज़र आ रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामले में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। हालांकि मंगलवार के मुकाबले बुधवार को देश में कोरोना के दैनिक मामलों में थोड़ी तेज़ी दर्ज की गई है। देश में बुधवार को कोरोना के 500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में से कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से 6 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले मंगलवार को देश में कोरोना के 405 नए मामले सामने आए थे, जबकि 4 लोगों की मौत हुई थी। इस तरह पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए दैनिक मामले में 117 की तेज़ी दर्ज की गई है। भारत में औसत से कम होगी बारिश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश होंगे सबसे ज़्यादा प्रभावित। इस साल भारत में मानसून के दौरान औसत से 25 मिलीमीटर कम बारिश हो सकती है। यह जानकारी मानसून के पूर्वानुमान से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आई है। विश्लेषण में 1996 से 2013 के दौरान मानसून में हुई औसत बारिश के आधार पर गणना की गई है। गौरतलब है कि फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से कुछ हफ्ता दूर हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार मानसून 19 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में पहले ही सक्रिय हो चुका है। खबरों को माने तो अल नीनो में निरंतर होती प्रगति के चलते उसके दक्षिण पूर्वी मानसून को प्रभावित करने की आशंका है। बताया गया है कि मानसून पर अल नीनो का प्रभाव जून से शुरू होने की आशंका है। जलवायु से जुड़े प्रमुख मॉडल भी जून से सितंबर के दौरान भारत के कई हिस्सों में औसत से कम बारिश की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जलवायु के दृष्टिकोण से देखें तो भीषण या कम बारिश अक्सर बाढ़ या सूखे जैसी विनाशकारी घटनाओं से जुड़ी होती हैं। हालांकि मानसून का प्रभाव इनसे कहीं ज़्यादा गहरा होता है।
स्काईमेट के अनुसार भारत की 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानसून पर निर्भर करती है।